हम जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं 7th स्टैंडर्ड की, ये काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो मेनली, जैसा कि कल हम जो देख रहे थे, विंड बेल्ट्स, प्रेशर सिस्टम, तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे कंसेप्ट इससे रिलेटेड रहते हैं। फिर आगे हम देखेंगे ओशन करंट्स के ऊपर एक चैप्टर है, और फिर उसके बाद हम वर्ल्ड के क्लाइमेटिक रीजन्स देखेंगे, मेजर क्लाइमेटिक रीजन्स। तो ये तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स को हमको अच्छे से समझ लेना है और इसको और बार बार पढ़ना है, तो हमारी चीजें फिर और बेहतर समझ में आएंगी। और काफी स्कोरिंग है, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो क्वेश्चन टैकल करना बहुत आसान रहता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। कल हमने 3 टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें पहले हमने अर्थ के बारे में देखा, अर्थ का जो इन्वायरमेंट है उसके बारे में, एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी। तो ये सारी चीजें हमने देख लिए थे कल। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था इनसाइड आवर अर्थ। अर्थ के इनसाइड में क्रस्ट, मैंटल, आउटर कोर, इनर कोर, तो ये चीजें भी हमने देख लिए थे। रॉक्स के टाइप, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, उनके टाइप्स, उनके सब टाइप्स कौन से हैं और वो कैसे बनते हैं, ये प्रोसेस भी हमने देख लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आवर चेंजिंग अर्थ, इसके बारे में डिस्कस किए। तो मेनली 2 फैक्टर्स रहते हैं, एंडोजेनिक प्रोसेसेस और एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक में आपका स्लो मूवमेंट और सडन वाला, सडन जैसा वोल्केनो, अर्थक्वेक, और स्लो में कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, माउंटेन बिल्डिंग। और जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस हैं, इसमें वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन। तो ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। वोल्केनो और अर्थक्वेक भी हमने डिस्कस किए थे। और उसके बाद हमने लैंड फॉर्म्स देखे थे, जैसा रिवर्स लैंड फॉर्म्स है, मियांडर, ऑक्सबो लेक, डेल्टा, वाटरफॉल्स, ये देख लिए थे। सी वेव्स के लैंड फॉर्म, जैसा सी केव, सी आर्क, स्टैक, स्टम्प। फिर उसके बाद आता है ग्लेशियर्स के लैंड फॉर्म्स, कोरी, सिर्क वगैरह ये सब। और उसके बाद आएगा विंड के या फिर डेजर्ट लैंड फॉर्म। यहाँ पे मेनली रहता है मशरूम रॉक और सैंड ड्यून्स, बारखन्स, सैफ और पैराबोलिक ड्यून्स। तो ये चीजें हमने देख लिए थे। फोर्थ चैप्टर इज अबाउट एयर। यहाँ पर एयर के बारे में बातें दी गई है। और एयर का कंपोजिशन 78% ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 28%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। तो ये चीज भी हमने डिस्कस कर लिए थे। तो और इसके बाद ये एटमॉस्फेयर के लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर। इनकी हाइट हमको पता रहना चाहिए। और टेम्परेचर का क्या ट्रेंड रहता है, वो उसमें बढ़ता है या कम होता है। ठीक है, तो ये अल्टरनेट रहता है। ट्रोपोस्फियर में कम होगा, हाइट के हिसाब से जितनी हाइट बढ़ेंगी टेम्परेचर कम होगा। स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ेगा। मेसोस्फियर में फिर से टेम्परेचर कम होगा, और थर्मोस्फियर में फिर वो बढ़ेगा। तो ये अल्टरनेट रहता है। और उसके बाद फिर हम एयर बेल्ट्स देख रहे थे, मेजर प्रेशर बेल्ट्स एंड विंड सिस्टम। ये चीज मैं फिर से आपको एक बार बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक है, अब देखो, विंड क्या होते हैं हमारे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसा फ्लो होते हैं ना। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, जहां पे हाई प्रेशर वहां से विंड निकलेंगे, जहां पे लो प्रेशर है वहां पर विंड जाएंगे। ठीक है, तो अर्थ पे प्रेशर बेल्ट्स हैं बहुत सारे, कुछ लो प्रेशर हैं और कुछ हाई प्रेशर हैं। ये जो प्रेशर बेल्ट जो बने हैं, मेनली 2 रीजन है। एक रीजन है सबसे इंपॉर्टेंट, जो टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर वेरिएशन, कहाँ पे हीट ज्यादा है, कहाँ पे हीट कम है। जहाँ पे हीटिंग ज्यादा रहेंगी वहां पे टेम्परेचर कम रहेगा, मतलब लो प्रेशर रहेगा। जैसा कि आपके इक्वेटर पे होता है, हीटिंग ज्यादा है तो टेम्परेचर लो है। और जहाँ पे हीट कम रहती है वहां पे प्रेशर ज्यादा रहता है, जैसा आपका पोलर रीजन रहेगा।
तो एक हीटिंग टेम्परेचर वेरिएशन एक रीजन है। दूसरा कॉज है अर्थ का जो स्पेरिकल शेप है, अर्थ का जो रोटेशन हो रहा है, तो ये भी एक कॉज है जिसकी वजह से विंड सर्कुलेशन प्रेशर बेल्ट तैयार होते हैं। तो जैसा कि आप देखोगे मेनली 9 प्रेशर बेल्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 7 प्रेशर बेल्ट रहते हैं। और सेंटर में इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट आएगा जिसको हम डोल्ड्रम भी कहते हैं, ठीक है, नाम याद रखना डोल्ड्रम। दूसरा है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ये रहता है 30 डिग्री टू 35 डिग्री के आसपास, और इसको कहते हैं हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं, ये हाई प्रेशर है। और उसके बाद आएगा सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ये 60 डिग्री के आसपास रहता है, और सबसे एंड में 90 डिग्री के पास हाई प्रेशर बेल्ट रहेगा, ठीक है। जैसा कि हमको पता है विंड्स हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाते हैं, तो मतलब विंड कैसे जाएंगे, हाँ हॉर्स लैटिट्यूड से डोल्ड्रम के पास जाएंगे, तो वो सीधा स्ट्रेट जाना चाहिए, पर वो स्ट्रेट नहीं जाते हैं, वो क्या होते हैं राइट में थोड़ा टर्न लेते हैं, जैसा क्रॉस जाते हैं। ये क्रॉस इसलिए जाते हैं क्योंकि जो अर्थ रोटेट हो रहा है, वो रेड रोटेशन का भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होता है, जिससे वो डिफ्लेक्ट होते हैं, और ये फोर्स को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। बस नाम याद रखना है, ज्यादा कंसेप्ट वगैरह मतलब वो उतना ज्यादा पूछता नहीं है, लेकिन डायग्राम और रीजंस बताए तो टेम्परेचर वेरिएशन और कोरोलिस फोर्स, ठीक है, ये चीजें हमको पता रहना चाहिए। अब देखो इक्वेटोरियल लो प्रेशर हॉर्स लैटिट्यूड, इसको हॉर्स लैटिट्यूड क्यों कहा करते थे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर को, तो उसका रीजन ये है कि जो पुराने जमाने में नेविगेशन वगैरह जो हुआ करता था, शिप से जो जर्नी होती थी, तब डीजल वगैरह तो नहीं था, तो ये जो शिप्स चला करते थे ये विंड्स के हेल्प से चला करते थे, विंड्स। तो ये लोग ये ट्रेड विंड्स का वगैरह यूज किया करते थे। पर क्या होता है यहाँ पर, ये जो हमको पता है हॉर्स लैटिट्यूड, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डायग्राम देखे तो समझ में आएगा। हॉर्स लैटिट्यूड जैसा कि हमने देखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हॉर्स यहाँ पे विंड नीचे आ रहे हैं, इक्वेटर से जो हिट होके एयर विंड ऊपर आ रही है, वैसे इधर आके नीचे आएंगे, तो यहाँ पे ऐसा ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऐसा शिप के लिए क्या चाहिए, विंड ऐसे हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो शिप आगे पुश होंगे, ऊपर से नीचे अगर सबसाइडिंग एयर है, वहां पर एयर को शिप को मूव होने के लिए फोर्स एयर फोर्स नहीं है, तो इसलिए क्या करना पड़ता था, शिप को अनलोड करना पड़ता था। और वो मिडिवल पीरियड में हॉर्स का ट्रेड बहुत होता था, तो ज्यादा तो शिप हॉर्स के लिए रहते थे, तो मर्चेंट मजबूरी में क्या करते थे, बहुत सारे हॉर्स को समुद्र में फेंक देते थे, तो इसलिए उसको हॉर्स लैटिट्यूड नाम पड़ा है, ये चीज आप समझ लो। सेम कंडीशन इक्वेटर पे भी रहता है, इक्वेटर पे भी क्या हो रहा है, नीचे की एयर हिट होती है ऊपर चले जाती है, तो एयर का फ्लो क्या है, फ्रॉम बॉटम टू टॉप हो रहा है, पहले बॉटम टू टॉप जा रही है, तो वहां पर भी हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो नहीं है, तो इसके वजह से वहां पर भी दिक्कत होती है एग्जैक्ट इक्वेटर के पास, इक्वेटोरियल हाई प्रेशर बेल्ट के पास। और इक्वेटर और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के बीच के रीजन को कहते हैं हेडली सेल, हेडली सेल नाम याद रखना। इसी तरीके से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर और सब पोलर लो प्रेशर, ये रीजन को कहते हैं फेरल सेल, फेरल सेल कहेंगे। और उसके बाद आता है जो ऊपर वाला सेल है उसको पोलर सेल कहते हैं। ये तीन सेल के नाम याद रहने चाहिए हमको, ठीक है। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। ये मैप रफ में निकाला करना बार बार, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये विंड्स के डायरेक्शन खास तौर पे हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएंगे, एक बार प्रेशर बेल्ट पता हो गए तो विंड डायरेक्शन आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका देखो और एक तरीका है, विंड डायरेक्शन सपोज भूल रहे हो आप, तो क्या करो, सर्कल निकालो एक, ठीक है, और ऐसे बीच में से एक वर्टिकल लाइन निकालो और ऐसा के निकाल दो, के, और इसको ऐसा तीर कर दो, और फिर उसके बाद आपके विंड बेल्ट निकाल दो, ठीक है। तो देखो विंड कैसा जाता है यहाँ पे, इक्वेटर के पास जो है सब ट्रॉपिकल हाई टू सब ट्रॉपिकल लो, इस तरीके से मतलब ये डायरेक्शन में विंड जाएंगे, ठीक है। और फिर नीचे वाले जो है उल्टे डायरेक्शन में रहेंगे ऐसा, ठीक है। ये इक्वेटोरियल हेडली सेल में, फिर उसके ऊपर अपोजिट रहेगा, और उसके ऊपर इसका अपोजिट रहेगा, ठीक है। तो इसको ये ध्यान में रखना, जो डायरेक्शन से विंड, वो डायरेक्शन से उसका नाम देते हैं, ठीक। यहाँ पर विंड्स के टाइप दिए हैं, winds can be broadly divided into three types, तो थ्री टाइप कौन से हैं, परमानेंट winds, the trade winds,
वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज। ट्रेड विंड्स, ये जो बेल्ट है, ये ट्रेड विंड्स का बेल्ट कहते हैं इसको, ये वाला और ये वाला। तो ये जो ट्रेड विंड्स, westerlies and easterlies, are the permanent winds. These blow constantly throughout the year in particular direction. ये ईस्टर्लीज हैं और वेस्टर्ली ये हैं, ये पूरे साल भर विंड्स रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रेड विंड्स, क्यों परमानेंट विंड्स भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है सीजनल विंड। सीजनल विंड्स, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। फॉर एग्जांपल मानसून इंडिया, जैसे हमारे पास मानसून आते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीजनल विंड्स रहते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर सीजन में रहेंगे। जैसा लू चलती है नॉर्थ इंडिया में, काल बैसाखी विंड्स वगैरह सीजनल विंड्स है। फिर एक आएगा लोकल विंड्स। लोकल विंड्स क्या रहता है, these blow only during a particular period of a day. ये क्या रहते हैं, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे, एक दिन में पर्टिकुलर पीरियड में। फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, इट इज हाँ, तो लू लू लोकल विंड है, सॉरी, लू इज लोकल विंड। तो ये पर्टिकुलर पीरियड में दिन के चलते हैं, इसलिए इसको लोकल विंड कहते हैं। तो देखो, सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, ये हम थोड़ा सा देख लेंगे अभी। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका लैंड है, ठीक है, और यहाँ पर ओशन है, लैंड ओशन, सनरेज आ रहे हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर भी आ रहे हैं और यहाँ पर भी आ रहे हैं। मुझको बोलो पहले कौन सा हिट होगा फर्स्ट, दिन का वक्त है, हिट फास्ट को कौन होगा, लैंड होगा क्या ओशन होगा? लैंड। लैंड होगा, क्योंकि लैंड की स्पेसिफिक हीट कम है। लैंड जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंड होता है। ओशन का वैसा नहीं, ओशन मतलब पानी, पानी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा रहती है, पानी को गर्म करने में टाइम लगता है, मतलब लैंड के कंपेयर में बात करें, और वो स्कूल भी स्लोली होता है, ठीक है। तो अब क्या होगा, डे टाइम में लैंड गर्म हो जाएगा। अब मेरे को बोलो हीटिंग हो रहा है तो एयर प्रेशर बढ़ता है कि कम होता है? जहाँ पे हीट हो रहा है वहां पे एयर प्रेशर ज्यादा रहता है कम रहता है? कम। इमेजिन करो, इक्व कम रहेगा। कम। तो यहाँ पे क्या है, डे टाइम में लो प्रेशर है, इसका अपोजिट यहाँ पे रहता है हाई प्रेशर। मुझको बोलो विंड्स कहाँ से ब्लो होंगे, फिर कहाँ से कहाँ जाएंगे विंड्स, विंड की डायरेक्शन हाई क्या प्रेशर रहेंगी? टू लो प्रेशर। हाँ, उसका हाई मतलब क्या प्रेशर टू हुआ, लो प्रेशर। हाँ हाँ, यहाँ पे ओशन से लैंड जाएंगे, है ना, ओशन पे हाई प्रेशर है तो लैंड। तो इसको हम कहते हैं ओशन ब्रिज कहते हैं। डे टाइम में क्या होता है, विंड्स कहाँ से आ रहे हैं, ओशन से आ रहे हैं लैंड के ऊपर। अब नाइट में क्या होता है पता है, नाइट में लैंड जैसा फास्ट गर्म हो गया, ये कूल भी फास्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, नाइट के वक्त लैंड कूलर होता है और ओशन तो गर्म होने में टाइम लगता है, ठंडा होने के लिए भी टाइम लगता है, तो रिलेटिवली वो वार्म रहता है रात में लैंड से। तो अब क्या हुआ, ओशन पे लो प्रेशर है, लैंड पे हाई प्रेशर है, और क्या होगा, विंड्स फिर रात में क्या होंगे, लैंड से ओशन की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं लैंड ब्रिज। आई बात समझ में? आ रहा है समझ में सबको? यस सर। आ रहा है ना, ठीक है। हाँ, कुछ भी डाउट रहा तो पूछना, ठीक है। तो ये हमने लैंड ब्रिज और सी ब्रिज देखा। ऐसा ही एक रहता है माउंटेन एंड वैली, ठीक है। सपोज ये वैली है, कश्मीर वैली है, और ये सपोज एक ग्रेट हिमालय है, ठीक है, ग्रेट हिमालय और एक कश्मीर वैली, समझो श्रीनगर है ये, ठीक है, कश्मीर। अब डे टाइम है, सन सन निकला, सन के रेज आ रहे हैं, यहाँ पर भी आएंगे, यहाँ पर भी आएंगे। अब देखो थोड़ा सा गेस करो, डे टाइम में कौन हीट होगा ज्यादा, सनरेज कहाँ पे ज्यादा आएंगे? हिमालय सर। हिमालय पे, ठीक है। वैली थोड़ा सा बॉटम में है तो सनरेज वहां पे कम आएंगे, ऊपर ज्यादा आएंगे। अब फिर क्या होगा, यहाँ पे हिट हो रहा है, हिट हो रहा है तो माउंटेन पे क्या होगा, लो प्रेशर, और वैली पे क्या रहेगा, हाई प्रेशर रिलेटिव। और विंड्स कहाँ से कहाँ ब्लो होंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर।
डे टाइम में, तो इसको कहेंगे हम वैली ब्रीज कहेंगे। वैली से जहां से ओरिजिन होते हैं वहां से नाम देते हैं, तो वैली ब्रीज। और नाइट में क्या होगा, पहले माउंटेन कूल होगा फास्ट, और वैली थोड़ा सा आहिस्ता से कूल होंगी। तो रिवर्स रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, रात में हाई प्रेशर रहेगा और नीचे लो प्रेशर रहेगा। और विंड्स कैसे ब्लो होंगे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो इसको कहते हैं माउंटेन ब्रीज कहेंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है यहाँ पे, माउंटेन ब्रिज और वैली ब्रिज। और इसके बाद वो ओशन में ये दो टाइप के, ठीक है, लैंड और सी ब्रिज। तो ये थोड़ा सा समझ लेना। इसके बाद देखो, रेनफॉल के यहाँ पे टाइप्स दिए हैं, टाइप्स ऑफ रेनफॉल। तो उसमें मेनली तीन टाइप आते हैं। सबसे पहला आता है आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या रहता है पता है, मतलब सिंपल हम जो बोलते हैं, वाटर क्या होता है, तैयार होंगे, मॉइस्चर तैयार होने के बाद वो ऊपर जाते हैं, सॉरी, वाटर हिट होगा, हिट होके वेपराइज होता है। तो वाटर वेपर्स हल्के रहते हैं तो एयर में ऊपर जाएंगे। ऊपर जाने के बाद क्या होता है, क्लाउड बनता है। क्लाउड ऊपर जाते हैं और वो कोल्ड हो जाते हैं, और जब वो कोल्ड होंगे तो क्या होगा फिर, वो वेपर, वाटर वेपर कन्वर्ट इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट और बारिश आ जाता है। तो ये जो प्रोसेस है इसको कन्वेक्शनल रेनफॉल कहते हैं। ठीक है, जैसा हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, दिन भर हीटिंग होती है और शाम के टाइम वहां पर बारिश होता है। ऑल ओवर द ईयर बारिश होता है ट्रॉपिकल इक्वेटर के पास। ये चीज है, तो इसको हम कन्वेक्शनल रेनफॉल, हीटिंग, क्लाउड फॉर्मेशन, कूलिंग, रेनफॉल, इसको कहेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब एक दूसरा आएगा रिलीफ रेनफॉल। रिलीफ रेनफॉल या ओरोग्राफिक रेनफॉल, जहां पर पहाड़ रहते हैं, माउंटेन्स रहते हैं, वहां पर होता है। अब क्या हुआ देखो, हीटिंग हो गई, हीटिंग होने के बाद क्या होता है, अब जैसा मुंबई का एग्जांपल ले लो। मुंबई अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में है, ठीक है। अब क्या होगा, डे टाइम में हीटिंग होगी ओशन पे, मॉइस्चर बनेगा बहुत सारा, फिर मॉइस्चर वेपर्स बनेंगे और क्लाउड बनेंगे। अब ये क्लाउड क्या कहते हैं, लैंड की तरफ जाएंगे। पर क्या होता है पता है, लैंड की तरफ जाएंगे तो, लेकिन वहां पे तो वेस्टर्न घाट है, तो ये क्या होते हैं, क्लाउड ऊपर जाते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं धीरे धीरे धीरे। लेकिन एक कुछ पर्टिकुलर हाइट, जैसे जितना ऊपर जाते हैं उतना टेम्परेचर कम होता है। और जब वो पीक को पहुंच जाते हैं, तब तक क्या होता है, वो इतना कूल होते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट तैयार होता है और बारिश होता है। तो इसीलिए वेस्टर्न घाट के जो वेस्ट साइड में है ना, बारिश बहुत ज्यादा गिरता है, वेस्टर्न घाट के वेस्ट साइड को। इसको हम कहते हैं विंड वर्ड साइड। जो विंड वर्ड साइड है वहां पर बारिश ज्यादा होती है। अब एक क्लाउड्स यहाँ पर तो पहुंच गए, अब फिर एक क्रॉस कर लेते हैं। लेकिन जब ये क्रॉस कर चुके हैं तब तक उनका बहुत सारा मॉइस्चर ऑलरेडी बारिश के फॉर्म में खत्म हो चुका है, अब थोड़ा बहुत बचता है। तो ये जो बैक साइड ऑफ द माउंटेन रहती है वहां पर बारिश बहुत कम होता है, इसको कहते हैं लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड में बारिश कम होता है, और इसीलिए इसको कहते हैं रेन शैडो रीजन। क्लाउड्स तो रहते हैं लेकिन वो एम्प्टी क्लाउड है, बारिश वाले नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बारिश कम होता है। आपने देखा होगा अहमदनगर या मराठवाड़ा रीजन, यहाँ पर बारिश कम होता है, ड्रॉट प्रोन रीजन है। तो ये था कंसेप्ट आपका रिलीफ रेनफॉल और ओरोग्राफिक रेनफॉल। हीटिंग हो रहा है, क्लाउड्स तैयार हो रहे हैं, फिर माउंटेन के पास जा रहे हैं, माउंटेन की हाइट ज्यादा रहने की वजह से ये भी ऊपर उठ रहे हैं, पर ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, कूल होते हैं और बारिश होता है। तो इसलिए विंडवर्ड साइड में ज्यादा बारिश होती है, लीवर्ड साइड में बारिश होती है। ओके, ये था ओरोग्राफिक या रिलीफ। अब तीसरा जो टाइप आता है साइक्लोनिक रेनफॉल। साइक्लोनिक रेनफॉल ये मेनली जो होता है हमारा टेम्परेट रीजन में होता है। टेम्परेट रीजन आपने सुना होगा, मतलब 23 डिग्री के बियॉन्ड जो रीजन रहेगा उसको टेम्परेट रीजन कहते हैं हम, 25 डिग्री के आसपास। ठीक है, तो वहां पे देखो मेनली जब हम टेम्परेट साइक्लोन पढ़ेंगे ना तब और अच्छे से समझ में आएगा। अभी बस बेसिक थोड़ा ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि टेम्परेट रीजन में क्या होता है। यहाँ पर ओशन करंट्स की डायग्राम देखिए, उस पर समझ में आएगा। ये डायग्राम देखो, अब क्या है, ये सपोज
यहाँ इक्वेटर है अपना, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सपोज यहाँ से जाएंगे। हाँ, पहले तो समझो एयर 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 जो हम देख रहे थे, एयर फ्रंट और एयर मास, एक कंसेप्ट आती है एयर मास की। ठीक है, एयर मास क्या रहता है? ऐसा मास ऑफ एयर मतलब एक एयर रहेगा जिसका टेम्परेचर और मॉइस्चर प्रेशर ये यूनिफॉर्म रहते हैं, टेम्परेचर प्रेशर मॉइस्चर। तो ऐसा एक ओवर द रीजन, कोई एक रीजन है उसके ऊपर का एयर का टेम्परेचर प्रेशर और मॉइस्चर सेम है, तो उसको हम कहते हैं एयर मास। ठीक है, तो एयर मास मतलब ऐसा एयर का ब्लॉक जहां पर टेम्परेचर प्रेशर मॉइस्चर कंडीशन सेम है। तो क्या होता है, ये जो रीजन है टेम्परेट रीजन, सपोज इतना ये रीजन है टेम्परेट रीजन, तो यहाँ पर ऊपर पता है ऊपर तो पोल है, तो पोल तो कूल रहता है ना, तो कूल रहेगा, लैंड पूरा कूल रहता है, तो उसके ऊपर का जो एयर रहती है, एयर का भी टेम्परेचर कम रहता है, प्रेशर हाई प्रेशर रहेगा। तो ये जो तैयार होगा यहाँ पे जो एयर मास, उसको कहते हैं हम कूल एयर मास, कोल्ड एयर मास। ठीक है, कोल्ड एयर मास। फिर दूसरा क्या होगा, उसके बाद जो नीचे जो इक्वेटर के पास यहाँ पर रहेंगे, यहाँ पर तो हीट ज्यादा है, टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहेगा यहाँ पे, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा प्रेशर कम रहेगा, तो यहाँ पे जो एयर मास तैयार होता है वार्म एयर मास। ठीक है, अब क्या होता है, दोनों का कोलिजन होता है, ये यहाँ से इधर आ रहा है, ये यहाँ से इधर आ रहा है। अब मुझको बताइए, दो वार्म और कोल्ड टकरा रहे हैं, तो पावर किसकी ज्यादा रहेंगी, डेंस कौन सा रहेगा, कोल्ड और वार्म एयर मास से? ठीक है, कोई बताएगा? कोल्ड सर। कोल्ड। क्योंकि कोल्ड पे क्या है, हाई प्रेशर है और वो हेवी है, हाई प्रेशर की वजह से वो क्या करता है, वार्म एयर मास को ऊपर उठाएगा। ठीक है, ये एकदम हेवी है, दोनों की टकराव हो रही है, ये बाजू को नहीं हटेगा कोल्ड एयर मास, वो बोलेंगे वार्म वाले को तू ऊपर से चले जा, मैं नीचे से ही जाऊंगा। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वार्म को ऊपर उठाएगा, वार्म ऊपर गया, वार्म वार्म क्या होगा, ऊपर जाएगा, और वार्म में क्या रहता है, मॉइस्चर ज्यादा रहता है, क्योंकि वार्म है ना, तो मॉइस्चर उसके पास ज्यादा रहेगा, कोल्ड में मॉइस्चर कम रहता है, वाटर वेपर्स। फिर वार्म जैसा ही ऊपर गया तो वो कोल्ड हो जाएगा, और उसमें मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर क्या होगा, वाटर ड्रॉप में कन्वर्ट होगा और बारिश होगी। ठीक है, कोल्ड एयर वार्म एयर टकरा रहे हैं, कोल्ड एयर कह रहा है वार्म एयर को, बोलेगा कि मैं साइड में नहीं हटूंगा, तुझको जाना है तो ऊपर से जा। ठीक है, तो वार्म एयर क्या करेगा, ऊपर जाएगा वो कोल्ड एयर के ऊपर, और ऊपर जाते वक्त उसको उसका भी टेम्परेचर कम होगा, हाइट जैसे जैसे ऊपर जाती है, वो नॉर्मल लैप्स रेट हमको पता है, और उससे क्या होगा, जो वाटर वेपर्स हैं वार्म एयर में, वो क्या होंगे, कूल होंगे, और रेनफॉल होगा। ये रेनफॉल को हम कहते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल। ठीक है, आई बात समझ में? आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। हाँ, इसको देखो, थोड़ा बार बार पढ़ना है, काफी कंसेप्चुअल है, आगे फिर से हम ये आएंगे, चीजें रिपीट होंगी, पर मैं आपको अभी से थोड़ा थोड़ा समझाते चल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज थी इस चैप्टर में, काफी कंसेप्ट थे यहाँ पर, कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सनराइज? क्या आएंगे इसका आंसर? आंसर ओजोन। बताओ। ओजोन आएंगे। ओजोन है ओजोन। सर। हाँ, ओजोन रहेंगे, बराबर। क्वेश्चन नंबर 2, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज? क्या आएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज? कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है? ह्यूमन लाइफ कहाँ पे रहती है? ट्रोपोस्फेयर। हाँ, तो स्फीयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ही ह्यूमन लाइफ, जितनी भी एक्टिविटीज वगैरह ह्यूमंस के हो रहे हैं, इकोनॉमी जो पूरी चल रही है हमारी, सारी के सारी, पूरा जो बायोस्फीयर है, इट इज अंडर ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इज फ्री फ्रॉम क्लाउड्स? इसका आंसर बोलो।
स्ट्रेटोस्फेयर, फ्री फ्रॉम क्लाउड्स बोल रहे हैं। ट्रोपोस्फियर में तो मेसोस्फेयर, रहेगा। मेजोस्फियर, हाँ बराबर। मेसोस्फेयर। कुछ मेजोस्फियर, क्योंकि सबसे हाइट वाला मेजोस्फियर है तीनों में भी, तो ऐसा भी आप गेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर द प्रेशर। ये बोलो, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है एटमोस्फियर, प्रेशर बढ़ता है कि कम होता है? प्रेशर मतलब एयर, एयर की डेंसिटी, एयर कितना है वहां पर। ऊपर जा रहे हो तो एयर की डेंसिटी बढ़ती है कम होती है, एयर का क्वांटिटी बढ़ता है कि कम होता है हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं? डिक्रीज, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होगा। हाँ, क्योंकि ऑक्सीजन ऊपर क्या रहता है, कम रहता है। फिफ्थ, when the precipitation comes down to the earth in liquid form it is called as। इसका बोलो आंसर। बताओ इसका आंसर। रेन। रेन। प्रेसिपिटेशन हम जिसको बारिश कहते हैं ना, एक्चुअली एक टर्म टाइप है प्रेसिपिटेशन का। प्रेसिपिटेशन मतलब क्लाउड से कोई चीज का नीचे जमीन पर गिरना। अभी अलग अलग टाइप में रह सकते हैं, जैसा बारिश मतलब रेनफॉल एक ही हो सकता है। दूसरा स्नोफॉल में क्या होता है, क्लाउड से स्नो गिरता है। फिर स्नोफॉल, रेनफॉल, एक हेल स्टॉर्म बोल के रहता है जिसको हम गारा जो कहते हैं, तो गारा, तो वो भी एक रहता है। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन रहते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम तो हमने देख लिए थे। वाटर, वाटर के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। वाटर साइकिल हमने सब सुनते भी हम। क्या होता है, वाटर लेक्स, जितने भी वाटर रिजर्वायर्स हैं वो वहां पर सनरेज से वो हीट होते हैं। हीट होने के बाद क्या होगा, इवापोरेशन होगा। तो वाटर ड्रॉपलेट्स कन्वर्ट इनटू वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स क्या करेंगे, हल्के रहते हैं तो ये ऊपर जाते हैं। जितना ऊपर जाएंगे उतना धीरे धीरे ग्रेजुअली टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होता है और उनके क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं। और एक क्लाउड क्या होते हैं, जब एक क्लाउड ऊपर जाने के बाद ये लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स। और फिर क्या होगा, जब ये ड्रॉपलेट की साइज एक थोड़ी सी बढ़ जाती, तो ये क्या होता है, रेनफॉल होता है। फिर रेनफॉल से फिर से पानी जमीन पर आएगा, लैंड से परकुलेट होगा, ग्राउंड में जाएगा, ग्राउंड से फिर अगेन इट विल कम टू वाटर बॉडीज। तो इस तरीके से वाटर साइकिल रहती है। कई बार मतलब हम देखें, इसलिए इसमें ज्यादा जाना नहीं है। वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट रिवर्स कहाँ पे ओरिजिन हो रहे हैं, कहाँ पे एंड हो रहे हैं, हमको पता रहना चाहिए। जैसे नाइजर रिवर है, यहाँ से इधर जा रही है, ठीक है, नाइजर रिवर। कॉन्गो रिवर है, कॉन्गो रिवर यहाँ पर ओरिजिन होके ऐसे जा रही है अटलांटिक ओशन में। ये नीचे वाली जो रिवर है, इसको, ये रिवर का नाम क्या है, नीचे वाली जो रिवर है, जाम्बेजी रिवर। ये इंडियन ओशन में मर्ज हो रही है। फिर होयांग हो, चाइना की इंपॉर्टेंट रिवर है, ये यहाँ पर वो चाइना के पास वो गल्फ ऑफ बोहाई या बोहाई बे नाम है, वहां पर जा रही है। फिर एक मेकोंग रिवर आती है यहाँ पर ऐसी बड़ी, ये जाती है साउथ चाइना सी में। ठीक है, एक डैन्यूब रिवर है यूरोप की, सेकंड लॉन्गेस्ट, ये जाती है ब्लैक सी में। एक होल्गा नाम की रिवर है, यूरोप की सबसे बड़ी रिवर, ये जाती है कैस्पियन में। ठीक है, और अमेजोन रिवर तो पता है, पैसिफिक, ये अटलांटिक में ही जाएंगे। और मिसिसिपी जो सबसे बड़ी रिवर है यूएसए की, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में जाएंगे। मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड हमको पता रहना चाहिए। ऑरेंज रिवर है नीचे साउथ अफ्रीका में, यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर की क्वांटिटी दी गई है, क्वेश्चन आते हैं इस पर भी। इसका मैं तुमको बाद में जब हम 11th में डिस्कस करेंगे तब इसका न्यूमोनिक में तुमको बताऊंगा कैसे याद रखना है। यहाँ पर देखो, ओशन में है 97.3% ऑफ वाटर, ओशन में, तब बचा कितना, पॉइंट 2.7 बचा। 2.7 में आइस कैप जो आइसबर्ग वगैरह, आर्टिक अंटार्कटिक, यहाँ पर 2% है। इसका मतलब बचा कितना, 0.7। अब 0.7 में से ग्राउंड वाटर में जो वाटर है हमारा, वो 0.68 है। अब बचा बस 0.02। इसमें उसके बाद सबसे बड़ा आएगा लेक्स, लेक्स आएंगे। लेक्स के बाद आता है इनलैंड सीज, साल्ट लेक्स, ये सब आएगा।
फिर एटमॉस्फेयर आएगा और एटमॉस्फेयर के बाद रिवर्स आएगा। ठीक है, अब देखो ओशन का तो हमको पता है, ओशन में क्या रहता है, साल्ट वाटर रहता है, तो वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो 97.3% वाटर हमारे लिए यूजफुल नहीं है। तो मतलब फ्रेश वाटर कितना है वर्ल्ड में, कितना रहेगा फ्रेश वाटर वर्ल्ड में, मीठा पानी कितना रहेगा बताओ मुझको कोई। 2.7%. 2.7 बराबर। अब ये 2.7 में से 2% आइस कैप में फ्रोजन है, तो मतलब अवेलेबल फ्रेश वाटर कितना है फिर हमारे पास, अवेलेबल फ्रेश वाटर 0.7. हाँ बराबर। तो इतने पानी पे पूरा वर्ल्ड चल रहा है 0.7%। ठीक है, अब ये 0.7 में से 0.68 ग्राउंड वाटर है। ठीक है, ओशन और आइस कैप का याद रखो, मैं बाकी आपको बता दूंगा। ये ग्राउंड वाटर है, मेरे को बोलो ग्राउंड वाटर से क्या पानी कहाँ जाता है, ग्राउंड वाटर ही लेक्स को सप्लाई करता है ना, पानी स्ट्रीम्स के जरिए, है ना। ग्राउंड वाटर लेक्स में पानी कहाँ से आता है, लैंड से जो परकोलेट हुआ पानी ग्राउंड वाटर यही जाके लेक्स को मिलता है। तो वाटर फ्लो की डायरेक्शन याद रखो तो तुमको ये सीक्वेंस याद रहेगा। ग्राउंड वाटर से पानी जाता है लेक्स में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, लेक्स की हीटिंग होती है। ठीक है, इसको छोड़ दो ये वाली पार्ट को। लेक्स की हीटिंग होती है और लेक्स हीट होने के बाद पानी जाता है, वाटर इन एटमॉस्फेयर जाता है, वाटर इन एटमॉस्फेयर। फिर वाटर इन एटमॉस्फेयर ऊपर जाने के बाद क्या होगा, बारिश होगा, और बारिश होने के बाद पानी फिर से ग्राउंड पे आ रहा है और वो जाता है रिवर्स में, इसको कहेंगे हम रिवर्स। तो ऐसा सीक्वेंस याद रखो, ग्राउंड वाटर, उसके बाद उससे कम पानी है लेक्स में, लेक्स से फिर कम पानी है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर से कम पानी है रिवर्स में। हम ऐसा इमेजिन करेंगे तो हमको लगेगा अरे रिवर्स में तो बहुत ज्यादा रहना चाहिए पानी, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं है। रिवर्स से ज्यादा पानी एटमॉस्फेयर में रहता है, मतलब मॉइस्चर, वेपर्स, क्लाउड्स, और मॉइस्चर से ज्यादा पानी लेक्स में है, और लेक्स से ज्यादा पानी ग्राउंड वाटर में। और इसके अलावा फिर आइस कैप में 2% है और ओशन में 97.3%। ये बात आई समझ में आपके, आ रहा है ना समझ में? हेलो। Yes, यस sir. सर। हाँ, जहाँ पे भी नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो आप लोग। ठीक है, थोड़े से कंसेप्चुअल चीजें हैं, यही ये क्रक्स है ये चैप्टर का। बाकी नॉर्मल चीजें हैं, ओशन सर्कुलेशन वगैरह उस बारे में दिया गया, वेव्स, टाइड्स, और उसके बाद क्या रहता है, ठीक है ये देखेंगे। वेव्स मतलब क्या रहता है, वेव्स मतलब क्या, समुद्र का वाटर जो मूव होता है वो वेव के फॉर्म में मूव होता है। ओके, और जब वेव्स, बड़े वेव्स को क्या कहते हैं हम, टाइड कहते हैं। ठीक है, फिर कभी कभी क्या होता है, बहुत ही बड़े वेव्स तैयार होते हैं, उसमें से एक टाइप है सुनामी। सुनामी इज अ जापानीज वर्ड, मीन्स हार्बर वेव्स। जापानीज वर्ड है, उसका हार्बर वेव, एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेनेवर देयर इज अ सुनामी। हार्बर क्या रहता है, ये हार्बर क्या रहता है बताओ मुझको। हार्बर नाम सुना नहीं आप लोगों ने कभी? मेरा आवाज तो आ रहा है ना? हेलो। Yes, sir. यस हाँ सर आ हाँ रहा है। हाँ हाँ हाँ, हार्बर पूछ रहा था मैं, हार्बर जैसा आप हार्बर, पोर्ट को ही हार्बर कहते हैं, पोर्ट को ही हार्बर कहते हैं, दूसरा नाम। तो पोर्ट्स डिस्ट्रॉय होते हैं इसलिए इसको हार्बर वेव्स कहते हैं, हार्बर वेव्स। सुनामी का दूसरा नाम क्या है, हार्बर वेव। तो एक फेमस सुनामी जो इंडिया में भी आई थी 26 दिसंबर 2004 को, कई सारे लाखों लोग इसमें मारे गए थे। सुनामी में एक्चुअली क्या होता है, ओशन के बॉटम पे अर्थक्वेक हो रहा है, वहां पे अर्थक्वेक होगा तो क्या होगा, वाटर का मूवमेंट बॉटम से होगा, जब बॉटम से वाटर का मूवमेंट होता है तो ऊपर तक ट्रांसमिट होता है वो, और बहुत पावरफुल अर्थक्वेक था वो, और इससे क्या हो गया, फिर एक बहुत बड़े वेव्स तैयार हो गए और उससे सुनामी आया। टाइड्स, टाइड जो रहते हैं, रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे इज कॉल्ड एज टाइड। दिन में से दो बार क्या होता है, पानी बढ़ता है और कम होता है, इसको कहते हैं हम राइज, राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन अ डे।
क्या होता है जब पानी का लेवल बढ़ जाता है, समुद्र बीच पे वगैरह गए होंगे तो आप देखते होंगे कि मतलब क्या होता है, एक टाइम रहता है दोपहर में वगैरह कि पानी बहुत ऊपर तक आ जाता है एकदम, ठीक है, कोस्ट के एकदम करीब तक, एकदम मेनलैंड तक। और जब, हाँ, और जब क्या होगा, नीचे उल्टे कंडीशन में क्या होता है, पानी कुछ वक्त बाद, मतलब घंटे बाद सपोज, पानी क्या मतलब रिसिड होगा, समुद्र का मतलब अंदर का रीजन भी हमको दिखाई देता है। तो उसको शाम के टाइम वगैरह इसको कहते हैं हम लो टाइड, हाई टाइड और लो टाइड। तो इसका जो रीजन है मेनली, इसका जो रीजन है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ, और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ। तो ये दो चीजें हैं। अब टाइड्स में भी देखो दो टाइप के रहते हैं, एक नीप टाइड रहता है, एक स्प्रिंग टाइड रहता है। नीप और स्प्रिंग दोनों में डिफरेंस क्या है? स्प्रिंग टाइड मतलब क्या, इसमें क्या हो रहा है, सन इनके जो ग्रेविटी डायरेक्शन में है, ये एक लाइन में जब भी आते हैं तो तब क्या होगा, ये स्प्रिंग टाइड तैयार होता है, स्प्रिंग टाइड। इसमें क्या होता है, दोनों का भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक लाइन में एक्ट कर रहा है, तो इसकी वजह से जो टाइड तैयार होंगे, हाई टाइड बोलो या लो टाइड बोलो, वो बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं। मतलब पानी आया तो एकदम लैंड तक आएगा, एकदम ऊपर तक, और रिसिड हुआ तो वो भी एकदम बहुत ज्यादा रिसिड होगा वाटर। तो देखो यहाँ पर मून का फोर्स ये साइड खींच रहा है वाटर को, और सन का भी फोर्स खींच रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ से इसका जो पानी है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा, और ये साइड वाला जो पानी है वो नीचे दब जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, हाई टाइड आएंगी, और ये नीचे वाला जो पॉइंट है लो टाइड आएंगी। एग्जैक्ट जो अपोजिट रहता है वहां पर भी हाई टाइड रहती है। ठीक है, आ रहा है समझ में? स्प्रिंग में बस इतना रहता है कि दोनों का फोर्स एक डायरेक्शन में, इसलिए क्या हो रहा है, हाइट ज्यादा रहती है, हाई टाइड की हाइट ज्यादा रहेंगी, मतलब जमीन के अंदर बहुत ज्यादा आगे तक पानी आएगा। और लो टाइड भी एकदम लो रहेंगे जब पानी रिसीड होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी बढ़ रहा है, तो ये पानी एक्स्ट्रा पानी कहाँ से आ रहा है, तो इधर का पानी यहाँ पे आता है। तो ऐसा होता है यहाँ पर। और जब इसका अपोजिट केस ये है, सन और मून, ठीक है। और यहाँ ये अपोजिट नहीं, सॉरी, ऐसे कंडीशन में भी हाई टाइड लो टाइड आती है, ठीक है। मून का फोर्स और सन का फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है, और स्प्रिंग टाइड आएंगे। दूसरा जो रहता है नीप टाइड, नीप टाइड कब होता है, जब सन का ग्रेविटेशनल फोर्स और मून का, ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री में एक्ट कर रहे हैं, इसका फोर्स ऐसा एक्ट हो रहा है, यहाँ का ऐसा। ये केस में क्या होगा, हाई टाइड लो टाइड बनेंगे, लेकिन वो कैसे रहते हैं, मतलब बीच में रहते हैं, ज्यादा पानी ज्यादा बढ़ता भी नहीं और ज्यादा कम भी नहीं होता, तो उसको हम कहते हैं नीप टाइड। ओके, ये आया समझ में, स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड आ रहा है समझ में? Yes, sir. ओके। इसके बाद देखो ओशन करंट्स के बारे में दिया गया। ओशन करंट्स आर द स्ट्रीम्स ऑफ द वाटर flowing constantly on the ocean surface in the definite direction। ये क्या रहते हैं, स्ट्रीम्स ऑफ वाटर करंट, वाटर के स्ट्रीम्स हैं जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में फ्लो होते हैं ओशन के अंदर। और ये दो टाइप के हैं, एक वार्म रहता है, एक कोल्ड रहता है। अब वार्म मतलब एकदम नहाने के पानी जैसा नहीं रहेंगे, थोड़ा सा वार्म रहता है। कोल्ड मतलब एकदम कोल्ड नहीं, नॉर्मल कोल्ड, ये रिलेटिव रहता है। जनरली द वार्म ओशन करंट्स ओरिजिनेट नियर द इक्वेटर। जो भी वार्म करंट रहते हैं ये कहाँ ओरिजिन होते हैं, नियर द इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर के पास हीट ज्यादा रहता है। और ये क्या करते हैं, मूव टुवर्ड्स पोल्स। द कोल्ड करंट कैरी वाटर फ्रॉम द पोलर और हायर लैटिट्यूड टू द ट्रॉपिकल। कोल्ड करंट पोल के पास तैयार होते हैं और वहां से नीचे आते हैं। फिर इसके एग्जाम्पल्स वगैरह दिए गए हैं। अभी यहाँ पर मैप देखो, समझ में आएगा, ये वाला मैप देखो, ठीक है। ये देखो समझ में आएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्वेटर है, इक्वेटर के पास क्या होता है, हीटिंग ज्यादा होता है। तो हीट होने के बाद क्या होता है, वाटर भी क्या करेगा, वाटर भी एक्सपांड होगा, तो वाटर का लेवल बढ़ेगा, और वाटर यहाँ पे बढ़ेगा तो ये पोल के पास मूव करेंगे, ऐसा ऐसा ये डायरेक्शन में जाएगा वाटर। और जो पोल के पास है, वाटर तो कूल है, तो वो कूल वाटर क्या करता है, फिर यहाँ पे ये डायरेक्शन में आएगा, ये साइड, ये सर्कुलर फ्लो रहता है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो टेम्परेचर भी इम्पैक्ट करेगा, और ओशन के ऊपर से जो एयर जा रही है ना, वो एयर का मूवमेंट भी इम्पैक्ट करता है, एयर जो जिस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये चीज भी समझ लेना। मैं कर आगे वाले डायग्राम में देखो,
यहाँ पर नाम विजिबल। तो ये करंट्स के नाम याद रखना है। जैसा एक गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम इसको ऊपर ही ले लेते हैं। गल्फ स्ट्रीम हमारा यूएस के ईस्ट कोस्ट पे है, ये जाएगा इक्वेटर से इधर ऊपर की तरफ, फिर ये जब आगे बढ़ता है यूरोप के पास जाता है, इसको कहते हैं हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यहां तक जाता है ऊपर तक। ये है वार्म करंट है क्योंकि इक्वेटर से आ रहे हैं ना। और ऊपर से कुछ करंट्स आते हैं जो ये ब्लू कलर वाले कोल्ड करंट है, लैब्राडोर करंट, फिर आपका ग्रीनलैंड करंट, इर्मिजन करंट भी कहते हैं इसको, ग्रीनलैंड करंट, इर्मिजन वगैरह। तो ये करंट है। अब क्या होता है, और नीचे के अंदर ही करंट, जो ब्लू वाले हैं वो कोल्ड करंट है, ब्लू वाले ऊपर, कोल्ड वाले ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वार्म वाले नीचे से ऊपर जाएंगे। सेम ऐसा ही नीचे भी होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। इक्वेटर से ब्राजीलियन करंट नीचे जाएगा, फिर साउथ अटलांटिक करंट है, ये कोल्ड रहेगा, फिर ऊपर आता है बेंगुला करंट। तो और फिर इक्वेटर के पास देखो ऐसा रहता है, इक्वेटर साउथ ऑफ इक्वेटर में साउथ इक्वेटोरियल करंट रहेगा, नॉर्थ ऑफ इक्वेटर में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट रहेगा। और इसको बैलेंस करने के लिए जितना पानी आगे जा रहा है उतना पीछे भी आता है, तो इसको काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। इस डायरेक्शन में जाएंगे, एग्जैक्ट इक्वेटर पे रहता है, और ये दो साइड में रहते हैं, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, साउथ इक्वेटोरियल करंट। तो डायरेक्शन समझ लेना, इसको बार बार अच्छे से पढ़ना है, एक इसमें याद नहीं रहता है, काफी बार पूछे जाते हैं। ब्राजील करंट, गल्फ स्ट्रीम, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इर्मिंजर, लैब्राडोर, और ये। अब यहाँ पर देखो, गल्फ स्ट्रीम है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है, और ये इधर तक जा रहा है, इंग्लैंड वगैरह ये साइड। अब हमको तो पता है ये क्या है, रीजन पोल के करीब है, तो यहाँ पर मतलब आइस ज्यादा रहता है, और ये लोगों के जो पोर्ट्स हैं यहाँ पर, जैसे कोई पोर्ट रहेगा तो विंटर में फ्रीज हो जाते, ठीक है। लेकिन ये गिफ्ट ऑफ नेचर है कि वार्म करंट यहाँ पे आ रहे हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसके वजह से क्या फायदा होता है, ये वाटर को फ्रीज नहीं होने देता वहां के पोर्ट के पास के। इसलिए यहाँ पर भी भले ही ये पोल के पास है, लेकिन ये रीजन में ऑल वेदर पोर्ट है, यहाँ का वाटर फ्रीज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो इक्वेटर से आ रहा है, गर्म पानी लेकर आता है। ओके, एक चीज समझो। दूसरी चीज क्या होता है, जब वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं तो वहां पर बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड तैयार होते हैं। जैसे पे लैब्राडोर आ रहा है और ये गल्फ स्ट्रीम आ रहा है, ये दोनों यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं ये रीजन में, ठीक है। अब ये रीजन में क्या होगा, एक फाइटोप्लैंक्टन नाम का एक ऑर्गेनिज्म है जो फिश का फूड है, फिश का फेवरेट फूड रहता है। तो वो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे वार्म और कोल्ड में, तो वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हो, और जिसकी वजह से फिश को ज्यादा फूड है तो फिश भी ज्यादा मिलेंगे, तो वहां पे फिशिंग, बेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे वार्म और कोल्ड करंट मिलते हैं वहां पर रहता है। ऐसा एक और रीजन है यहाँ पर जापान के पास, ठीक है। कुरोशियो ये वार्म करंट है, ये आ रहा है, ऊपर से ओएशियो करंट आ रहा है, तो यहाँ पर कोल्ड और वार्म मिक्स हो रहा है। तो जापान भी फिशिंग में वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ फिशेस इन द वर्ल्ड है। कुरुशियो को याद रखना, ये वार्म करंट है, इक्वेटर से ऊपर जा रहा है। इसका ओरिजिन कहाँ पे हो रहा है कुरुशियो करंट का, कौन सा कंट्री है ये बताएंगे? कुरुशियो करंट के बाजू में कौन सा करंट? मैपिंग हमारी एकदम स्ट्रांग रहना चाहिए। एनी गेस? आवाज तो आ रहा है ना? यस सर। ये कुरुशियो जो करंट है ये फिलीपींस के पास ओरिजिन होता है, ठीक है, फिलीपींस। यहाँ पर ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या बोलेगा, कुरोशियो करंट ओरिजिनेट नियर जापान, पर जापान तो यहाँ पर है, ठीक है। ये ओरिजिन होता है फिलीपींस के पास, ये नाम याद रखो। बाकी अब इंडियन ओशन भी देखो, इंडियन ओशन में कैसा फ्लो हो रहा है करंट्स का। तो इंडियन ओशन में क्या होता है कि ये जो करंट है हमारा, ये वार्म करंट है, इक्वेटर के नीचे अगुल्लास करंट कहते हैं, इसका ही दूसरा नाम मोजाम्बिक करंट है। फिर ये साउथ इंडियन इंडियन ओशन से नाम गिरते हैं इसको, इंडियन ओशन, साउथ इंडियन ओशन करंट,
साउथ इंडियन ओशन करंट, फिर उसका ये वेस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट आएगा, ऑस्ट्रेलिया का वेस्ट पार्ट है, और ये कोल्ड करंट नीचे से ऊपर आ रहा है ना, तो कोल्ड करंट, और फिर ऊपर साउथ इक्वेटोरियल करंट, ऐसा। तो साउथ हेमिस्फीयर में ये फ्लो होता है काउंटर क्लॉकवाइज, और नॉर्थ में होता है क्लॉकवाइज ओशन करंट का सर्कुलेशन। तो ये डायरेक्शन आप याद रखना। ये दूसरी बात, ये पेरू के पास भी एक करंट है, पेरू का करंट, ये मानसून जब आप देखेंगे हम, तो वहां पे इसका बहुत बड़ा रोल है। मानसून जो विंड्स होते हैं, एल नीनो वगैरह, एल नीनो में क्या होता है, ये जो पेरू करंट है ये कोल्ड करंट है। यस सर। यस सर। ओके ओके। ठीक है, तो हम देख रहे थे पेरू जो करंट है, इसको हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? हम्बोल्ट। अभी हम्बोल्ट करंट क्या होता है, जब एल नीनो रहता है ना, एल नीनो के टाइम ये कोल्ड करंट है, ये इट इज रिप्लेस बाय वार्म करंट। तो ये वार्म करंट हो जाता है, और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, मानसून हमारा कम हो जाता है, उस साल बारिश कम होगा। तो एल नीनो के लिए पेरू करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये चीज हमको समझना है। इसके बाद देखो, ये लूनार इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स, ये ऐसे एक्स्ट्रा इमेजेस हैं, थोड़ा सा मैं इसका भी ब्रीफली बता देता हूँ। सोलर इक्लिप्स, मेरे को तो सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, हमको सन दिखेगा नहीं या मून नहीं दिखेगा सोलर इक्लिप्स में? अब बताइए मुझको, सोलर इक्लिप्स तो इसमें क्या होता है, सन इनविजिबल होता है या मून? सन। सन होगा। सोलर इक्लिप्स नाम में जो है वही इक्लिप्स होगा, सोलर इक्लिप्स मतलब सन। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।